क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में एक बात थोड़ी अधूरी रह गई, क्लैरिटी नहीं बन पाई। इसको आप लिख लें, कन्फ्यूजन आ रहा है इससे। एक जगह तो आपने लिखा होगा K2Cr2O7HCl से रिएक्शन करता है तो क्लोरीन गैस लिबरेट होती है, लिखा आपने ये? देखें आपको लिखा मिलेगा। दूसरी जगह मैंने क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में सेम रिएक्शन में CrO2Cl2 बना दिया। यहाँ डिफरेंस ये है, ध्यान देना, ये HCl सॉल्यूशन है और ये HCl गैस है। आप नोट करें, यहाँ पे आपको शायद थ्योरी में आपने लिखा हो, मैंने लैंग्वेज में बोला था कि यहाँ HCl गैस लिबरेट होती है और उस गैस को पास करते हैं किसके थ्रू? एसिडिफाइड K2Cr2 सॉल्यूशन के थ्रू। HCl गैस और HCl एक्वस में जमीन आसमान का अंतर है। वो ये है, HCl एक्वस तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट HCl गैस एसिड ही नहीं है, ये कहें कि वीक एसिड है। HCl गैसियस फेज में कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, गैसियस फेज में ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, तो ये वीक एसिड की तरह काम करता है। बट एक्वस फेज में HCl 100% आयन फॉर्म में होता है। वाटर में ये H3O प्लस Cl माइनस फॉर्म में मिलेगा। सो देयर इज डिफरेंस। जब आपके पास Cl माइनस होगा तो वो ऑक्सीडाइज कर देगा, Cl माइनस को ये डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये है रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स है। बट ये रिएक्शन कैसी है? ये नॉन रिडॉक्स है। डिफरेंस समझ में आ गया आपको? दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे इस रिएक्शन में इसकी यील्ड कम होती है। अभी आप E0 से पढ़ेंगे एक्चुअल में। E0 में दिक्कत क्या है? अगर आप क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन देखें, टेबल आपके पास है, और वाटर का ऑक्सीडेशन देखें, तो क्लोराइड आयन और वाटर के ऑक्सीडेशन में किसका ऑक्सीडेशन आसान होता है? वाटर का ऑक्सीडेशन आसान होता है, O2 लिबरेट होती है। डाटा आप देख लें, रिडक्शन पोटेंशियल के डाटा आप देखें पीछे टेबल में, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होता है बट इनमें, इसलिए कंसंट्रेशन से, टेम्परेचर से प्रोडक्ट बदल जाते हैं। आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको डिटेल समझाएंगे, बट अभी डाटा चाहें तो लिख लें आप। क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 1.36 माइनस में, 1.36, और वाटर का होता है -1.23। लिख लें, क्लोराइड आयन का कितना पोटेंशियल है? इसका E0 है -1.36 वोल्ट और इसका E0 है -1.23 वोल्ट। आप देखें डिफरेंस कितने का है? इन दोनों में जस्ट 0.13 वोल्ट का डिफरेंस है, 0.1 वोल्ट। इट इज क्वाइट स्मॉल। तो अगर K2Cr2O7 के पास चॉइस हो कि वाटर को और HCl में से किसको ऑक्सीडाइज करे, तो थर्मोडायनेमिकली वाटर ऑक्सीडाइज होता है। थर्मोडायनेमिकली जो E0 से जो भी डिसीजन होते हैं वो सब थर्मोडायनेमिक डिसीजन है। बट एक और तरीका होता है, वो है काइनेटिक। काइनेटिक मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो अगर स्पीड देखें तो स्पीड इस रिएक्शन की ज्यादा होती है, इसलिए नेट आपको क्या दिखाई पड़ता है? क्लोरीन का फॉर्मेशन दिखता है। तो K2Cr2O7 की जगह
KMNO प्रिफर करते हैं। ये JEE एडवांस में इंटीजर प्रॉब्लम आई हुई है मल्टीपल ऑप्शन में, पुरानी प्रॉब्लम है। उन्होंने ये पूछा था, एक्चुअल प्रॉब्लम ये थी कि K2Cr2O7 का हम यूज करते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन में, एसिड मीडियम में। उन्होंने ये पूछा था कि H+ का सोर्स इनमें से कौन सा हो सकता है, H2SO4 और HCl और दोनों। K2Cr2O7 एसिड मीडियम में किसके फॉर्म में यूज होता है, एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन रिडॉक्स टाइट्रेशन, नॉन सॉल्यूशन इन रिडॉक्स टाइट्रेशन इन एसिड मीडियम। एसिड मीडियम के लिए एसिड कौन सा ले सकते हैं, H2SO4 या HCl? तो आंसर है H2SO4। HCl नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि क्लोराइड आयन के ऑक्सीडाइज होने के चांसेस हैं। सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज नहीं होता। हमें तो जस्ट एसिड मीडियम चाहिए ना, ये रिडॉक्स रिएक्शन ना करे इसके साथ। तो अभी KMNO4 K2Cr2O7 आएंगे डी ब्लॉक में, वहाँ इनकी रिएक्शंस को आपको समझाएंगे ई नोट के थ्रू। साथ में जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ भी आएगा, ये 2-2 बार 3-3 बार आएगा आगे। अभी चलो आगे लिखो। हम 17th ग्रुप में ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहे थे, लिखा कुछ ब्लीचिंग पाउडर में? चलो ठीक है, लिखो ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ध्यान दें, आपके पास लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, लाइम वाटर। लाइम वाटर में ड्राई क्लोरीन पास करो, लाइम वाटर में ड्राई क्लोरीन पास करो, तब आपको मिलता है CaOCl होल ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस H2O। नाउ व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? तो रियलिटी में होता क्या है, CaOCl2 CaCl2 के साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी मिलता है मिक्स्ड। तो ब्लीचिंग पाउडर एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर एक मिक्सचर है। किस किस का? एक्चुअल फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का ये है, इन केमिकल्स का ये मिक्सचर है। स्मॉल अमाउंट में CaOH होल ट्वाइस भी होता है हाइड्रेटेड फॉर्म। ये मिक्सचर है ब्लीचिंग पाउडर। अब इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है एक सिंपल फॉर्मूला से, तो ये इसका रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला है CaOCl2। CaOCl2 इसका रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaOClCl। तो आपके पास OCl माइनस आयन है, Cl माइनस आयन है, तो CaOCl2 रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला है इसका। इसमें ध्यान देना, ऑक्सी क्लोराइड आयन ये है, ये ऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। क्लोराइड आयन ऑक्सीडेंट नहीं है, OCl माइनस ऑक्सीडेंट है। क्यों है OCl माइनस ऑक्सीडेंट? क्योंकि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर है +1। OCl माइनस में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, जिसे आप रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कहां तक ला सकते हैं? -1 तक।
तो ये रिड्यूस हो सकता है, इसलिए ये ओवरऑल ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो Cl माइनस की वजह से नहीं है ऐसा, ठीक है। तो इसकी रिएक्शंस भी सी ऑक्सीडेंट के फॉर्म में है, तो लिख लें CaOCl2। इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर क्यों पड़ा? CaOCl2 ये नेसेंट क्लोरीन देता है, नेसेंट ऑक्सीजन, सॉरी, नेसेंट ऑक्सीजन देता है, जिससे कलर्ड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होके कलरलेस हो जाते हैं। इसी एक्शन को कहते हैं ब्लीचिंग एक्शन। तो इसको ड्राई रखना जरूरी है, ध्यान रहे। अगर ये ड्राई नहीं है, मॉइस्चर आ जाए इसके कांटेक्ट में या वाटर कांटेक्ट में आ जाए, तो ये वापस ब्रेक हो जाता है और ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन। वापस क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाती है। और इस रिएक्शन के चलते CaOCl2 को हम यूज करते हैं एज डिसइंफेक्टेंट, as an antibacterial substance। क्लोरीन गैस इटसेल्फ एंटीबैक्टीरियल और क्लोरीन के कंपाउंड्स भी पॉइजनस होते हैं। क्लोरीन का कंपाउंड आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा C6H6Cl6, क्या कहते हैं इसको? गैमेक्सेन, BHC। तो ये भी यूज होता है एज पेस्टिसाइड। फर्दर ध्यान दें, CaOCl2 जो नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, इससे क्या क्या कर सकते हैं आप? तो इस नेसेंट ऑक्सीजन से अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं N2 में। इस नेसेंट ऑक्सीजन से H2S को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं कोलाइडल सल्फर में। इस नेसेंट ऑक्सीजन से नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल सकते हैं, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल सकते हैं। आर्सेनाइट को आर्सेनेट में बदल सकते हैं, फेरस को फेरिक में बदल सकते हैं। NO को NO2 में बदल सकते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन CO को किस में बदल सकते हैं? CO2 में। अगर HCl की रिएक्शन कराएं इसके साथ तो क्या होगा? HCl से कौन सी गैस लिबरेट होगी? क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। इसको आपको ऐसे सोचना है कि HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है नेसेंट ऑक्सीजन से। बट ध्यान देना, HCl की जगह अगर H2SO4 ले लें तो भी क्लोरीन आती है, तो भी क्लोरीन आती है। ये कैसे हुआ?
क्योंकि H2SO4 का तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल है नहीं, H2SO4 का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, फिर क्लोरीन कैसे आ गई? कौन बताएगा? बहुत ही आसान है, कॉमन सेंस से सोचिए आप। देखो HCl में हमने क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन किया, ये नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, यही तो हुआ। यहां पे ये ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकता, इसका मतलब साफ है कि इसके अंदर ही अंदर बात हो रही है। OCl किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? Cl माइनस को। ये Cl माइनस ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेंट तो OCl माइनस आयन है ना। तो चाहे आप ऑक्सीडाइजिंग एसिड डालो चाहे ना डालो, फर्क नहीं पड़ता, क्लोरीन दोनों केस में आनी, क्योंकि यहां क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, बाहर से नहीं प्रेजेंट है, तो ये अंदर ही तो है। तो HCl ऐड करने पे क्लोरीन आएगा, H2SO4 ऐड करने पे भी क्लोरीन आएगा। अब आप बताओ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड डाल दें तो क्या होगा? तो भी क्लोरीन गैस आएगी। बता सकते हो कैसे आई होगी क्लोरीन गैस? इस रिएक्शन में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं, अगर थोड़ा सोचेंगे आप तो। यहां सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं था, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। फिर भी क्लोरीन लिबरेट होती है, इसका मतलब साफ है कि OCl माइनस ने किसको ऑक्सीडाइज किया? Cl को। इस तरह से आप इसको सोचें कि OCl माइनस Cl माइनस से रिएक्ट कर रहा है और नेसेंट ऑक्सीजन और क्लोरीन बन रही है। इसमें हुआ क्या? इस Cl प्लस आयन Cl+1 से 0 में आया, मतलब रिड्यूस हुआ, Cl माइनस से 0 में गया, मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। नेसेंट ऑक्सीजन मिली, कैल्शियम यहां से बच गया, ऐसे सोचो, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से है और ऑक्सीजन नेसेंट प्रेजेंट है, ये तीनों मिलके क्या बन जाएंगे? CaCO3। इस तरह से आप इसको फ्रेगमेंटेड करके सोचें। और अगर आप ये सोच गए तो अपने आप बता दोगे कि CO2 की जगह अगर मैं ले लूं SO2 तो क्या बनेगा, और SO3 ले लूं तो क्या बनेगा? तो SO2 तो ऑक्सीजन ले लेगा, SO2 SO3 में बदल जाएगा, क्या क्लोरीन गैस आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। देखो NO NO2 में गया, क्लोरीन आई, CO CO2 में गया, क्लोरीन आई। इसी तरह से SO2 का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, SO3 में आ गया। बट क्या SO3 का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? तो क्या होगा इस केस में बताओ? तो CaSO4 बनेगा और साथ में क्लोरीन लिबरेट होगी। अब इन रिएक्शंस को देख के आप नेसेंट ऑक्सीजन के सोर्सेस याद करें। एक और प्रॉब्लम है जो जेई में बार बार आती है, एडवांस में कई बार कंप्रीहेंशन सेट हो चुके हैं, ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूँ नेसेंट ऑक्सीजन की। तो क्लोरीन का एक और आयन ऐसा है
जैसे अभी आपने लिखा ना OCl माइनस ऑक्सीडेंट आयन है, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है। इसी तरह का आयन एक ClO3 माइनस भी होता है। IO3 माइनस भी बिल्कुल सेम तरीके से बिहेव करता है। आप ये लिख चुके हैं, नया कुछ नहीं है। आप याद करो KClO3 को हीट करें तो क्या बनता है बताओ, 16th ग्रुप में लिख चुके हैं, क्या बनता है 2KCl एंड 3O2। वहां पे आपने पूरी थ्योरी लिखी होगी कि क्लोरीन +5 में है, ये रिड्यूस हो सकता है, K तो ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, तो कौन ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीजन। अब अगर इसको फ्रेगमेंट करें तो ऐसे है ये केस, रियलिटी में KClO3 पहले ब्रेक होता है और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। अब कोई और रिएक्शन के लिए नहीं है तो ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके O2 में आ जाते हैं, या फिर कोई और हो ऑक्सीडाइज करने को। तो जिस तरह से OCl माइनस बिहेव करता है वैसे ही क्लोरेट आयन बिहेव करता है, सेम तरीके से बिल्कुल नेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स है। तो अगर आपको मान लीजिए कोई अननोन रिएक्शन मिल जाए कि भाई KClO3 में सल्फर डाइऑक्साइड डाल दिया, बताओ क्या बनेगा, बोलो। बिल्कुल आसान है, क्या होगा, KCl प्लस SO3, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, कि ये रिएक्शन आई हुई है, देखना प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में जेई में मिलेगी आपको। एसिड मीडियम में या सीधे सीधे कहें इसमें HI डाल दिया, बताओ क्या होगा, अब ये नहीं कि आप भिड़ जाओ बिल्कुल कि मुझे तो याद ही नहीं है, दिमाग लगाओ कि KClO3 क्या देता है। आपको लगेगा ये तो बहुत आसान काम है, आप लिख चुके हैं, कुछ नया नहीं है। कौन सी गैस लिबरेट होगी, I2 लिबरेट होगी। इसको लिखना है तो क्या बनेगा, KCl प्लस H2O प्लस I2। लिंक कर पा रहे हो कैसे सोचना है, ये सारे केसेस आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में मिलेंगे। अब आप कहो कि KClO3 तो आपके सिलेबस में है नहीं, वो ऐसे सोचते हैं कि आपको पता होना चाहिए नेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स क्या काम कर सकता है। नेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स तो H2O2 भी है, आप 11th में सारा लिख चुके हैं, ये प्रॉब्लम NCERT में दी गई है, आप देखें मिल जाएगी आपको। इसमें भी आयोडीन लिबरेट होता है, क्योंकि H2O2 किसका सोर्स है, नेसेंट ऑक्सीजन का। नया क्या है इसमें, यहां KI ले लिया तो मैंने KOH लिख दिया, यहां पे HI लेते तो क्या लिखते बताओ, H2 लिखते, यही होना है, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। वैसे ही हो गया जैसे KClO3 से लिखा। अब यहां पे ध्यान देना, ये क्लोरेट आयन की जगह आयोडेट आयन भी ले सकते हैं, ब्रोमेट आयन भी ले सकते हैं। तो ऐसे केस आपको मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑक्सो एन आयन है उनमें मैक्सिमम नेसेंट ऑक्सीजन के सोर्सेस हैं, वो खुद रिड्यूस होते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन भी पॉसिबल है, केवल एक का डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो सकता, वो है क्लोरेट आयन पर क्लोरेट आयन। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्लोरीन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है। तो आप KClO3 को हीट करते हो तब तो O2 आता है, क्लोरीन रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो गया। KClO4 से भी आ जाएगा, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्लोरीन तो और अच्छा ही है, +7 में है, वो नीचे आएगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। तो ये सब दूसरी तरह के रेडॉक्स हैं जिसमें क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है।
यहां क्लोरीन को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों किया जा सकता है। आप दूसरा केमिकल ऐसा डालो जो इसको ऑक्सीडाइज कर दे। तो ब्लीचिंग पाउडर की ये रिएक्शन है मेनली एसिड के साथ, HCl H2SO4 के साथ, इन्हीं में से एक ना एक आता रहता है। नेक्स्ट लिखो, एक और टॉपिक है छोटा सा, लिखें सूडो हैलोजेंस, जो हैलोजन नहीं है बट हैलोजन की तरह बिहेव करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि X-A हैलाइड आयन है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो ये साइनाइड आयन भी हैलाइड आयन की तरह बिहेव करता है। साइनाइड आयन, OCN- को क्या कहते हैं? साइनेट आयन। HCN- को क्या कहते हैं? थायोसाइनेट। SECN- को क्या कहते हैं? अब ध्यान देना, यहां पे जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो 16th ग्रुप के हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। इसको क्या कहते हैं? सेलेनियम है, सेलेनोसाइनेट। नेम नॉर्मली थायोसाइनेट तक पता हो काफी है, बट ये सब स्यूडो हैलोजेंस हैं और इनके आइसोफॉर्म भी ले सकते हैं, जैसे आइसोसाइनाइड आयन, आइसोसाइनेट आयन, आइसोथायोसाइनेट आयन, इनके आइसोफॉर्म भी ले सकते हैं। इनको स्यूडो हैलोजन क्यों कहते हैं, इसके सपोर्ट में आप पॉइंट्स लिखें, क्यों कहते हैं इनको। तो पहला पॉइंट ये है कि सब पे एक एक नेगेटिव चार्ज है, ऑल आर यूनिनेगेटिव आयन लाइक हैलोजेंस। एक एक नेगेटिव चार्ज है। सेकेंड पॉइंट है आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन। आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन विद मेटल्स। जैसे आपको मालूम है कि NaCl बनता है, NaF बनता है, लाइकवाइज NaCN भी बनता है, NaOCN भी बनता है। तो साइनाइड आयन किसकी तरह काम कर रहा है? OCN- किसकी तरह काम कर रहा है? हैलाइड आयन की तरह। आप सल्फर भी ले सकते हैं। अगर हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाए तो वो एसिड की तरह काम करते हैं, जैसे HF, HCl, HBr, ये सब क्या है? एसिड। और HCN क्या है? एसिड। HOCN एसिड, HSCN एसिड, ऑल आर एसिड। तो हाइड्रोजन के साथ इनके एसिड बन जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है इनका एग्जिस्टेंस। जैसे हैलोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये गैस भी है, फ्लोरीन, क्लोरीन। इसी तरह से ये भी गैस होते हैं, CN2 को कहते हैं साइनोजन। जैसे हैलोजन है, इनके एंड में भी वैसे ही आता है GEN, साइनोजन। साइनोजन पॉइजनस गैस है। और आपसे बॉन्डिंग बेस्ड प्रॉब्लम पूछी जाती है कि साइनोजन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। तो आपको मालूम है कि दो हैलोजन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। हर एक हैलोजन की जगह CN लिख लो, ये साइनोजन हो गया।
इसी वजह से तो इसको स्यूडो हैलोजन कहते हैं। इसमें एक आयन और लिख लो, एजाइड आयन N3-, ये भी स्यूडो हैलोजन है। NaN3 बनता है जैसे, अब आप प्रिडिक्ट करो, इतना कुछ मैंने बता दिया। अगर CN2 में NaOH डाल दें, डाइल्यूट NaOH, क्या बनेगा? प्रिडिक्ट करो क्या बनना चाहिए? बिल्कुल ठीक आंसर है। इससे बनेगा NaCN प्लस NaOCN प्लस H2O। डिस्प्रपोर्शनेशन होगा साइनोजन गैस का। नेक्स्ट पॉइंट है डी ब्लॉक के मेटल्स के साथ पीपीटी फॉर्मेशन। जो भी पॉइंट आ रहा हो नंबर डालते जाओ। जैसे आपको मालूम है कि सिल्वर आयन, लेड आयन एंड मर्क्यूरस आयन, ये तीनों क्लोराइड के एडिशन पे वाइट पीपीटी देते हैं। ये कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट ग्रुप है प्रैक्टिकल का। ये वाइट पीपीटी बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इनके साइनाइड वाइट होते हैं, सारे के सारे इनसॉल्युबल है, पीपीटी है। ये भी वाइट पीपीटी है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स हैं, CuCl होल 4 3-, CuF4 3-, ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं। साइनाइड भी इसी तरह का कॉम्प्लेक्स बनाता है। OCN- भी OCN- सिमिलर कॉम्प्लेक्स बनेगा बिल्कुल। तो क्वेश्चंस नॉर्मली CN- और OCN- के आते हैं, बट बाकी एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन स्यूडो हैलोजन की तरह बिहेव करता है। अगर आप सारे एग्जांपल्स में देखें तो एक तो नाइट्रोजन कॉमन है, सारे स्यूडो हैलाइड आयन में नाइट्रोजन कॉमन है। ठीक है, तो इतना आपको पढ़ना है। 17th ग्रुप में क्लोरीन के कंपाउंड्स आपके सिलेबस में है। बाकी जो रिएक्शंस अगर आई हैं कभी, तो वो क्लोरीन को यूज करके आप लिख सकते हैं। वो काम कब होता है? जब आप एक चीज़ दूसरी जगह अप्लाई करके सॉल्व करने लगो। वो तभी होता है जब आप पे क्लोरीन की सारी बातें टिप्स पे हों, तो आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर वाले केस आते हैं। नेक्स्ट लिखो नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। लिख लो ऑक्सो एसिड, स्ट्रक्चर्स ही हैं ऑक्सो एसिड की। थ्योरी तो आपको करनी नहीं, सारी रिएक्शन आई चुकी हैं। ऑक्सो एसिड कुछ प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। हाँ लिख लो ऑक्सो एसिड्स, जैसे HOF, HOCl, HOBr, HOI, एक एक हैलोजन है इनमें।
ये एसिड स्ट्रेंथ टाइप क्वेश्चंस इनमें बनते हैं। आप बताओ मुझे एसिड स्ट्रेंथ का ट्रेंड क्या है इनमें। ये है हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस, ठीक है। हाइपोफ्लोरस, हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, हाइपोआयोडस, HOF, HOCl, HOBr, HOI अलग अलग है, ध्यान देना। ये है हाइपोक्लोरस और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनमें ट्रेंड क्या होगा एसिड स्ट्रेंथ का? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन बताओ? HF, HCl, HBr, HI में पहले HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। और अगर इनके हाइपो फॉर्म में पूछें, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट कौन? तो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट है HOF। ये कहलाते हैं ऑक्सो एसिड। क्यों कहते हैं इनको ऑक्सो एसिड? ये होते हैं हाइड्रा एसिड, ध्यान देना डिफरेंस है। ये हाइड्रा एसिड है, मतलब ये कि हाइड्रोजन हेलोजन से डायरेक्ट बॉन्डेड है। हाइड्रा एसिड्स में आपको बॉन्ड लेंथ देखनी है सीधे सीधे, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ, और पीरियड में है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाइड्रा एसिड्स में। बट ऑक्सो एसिड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगी, डायरेक्ट हेलोजन से बॉन्डेड नहीं है। तो क्या यहां पे बॉन्ड लेंथ से डिसाइड हो सकता है? ये तो सब OH बॉन्ड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। तो ऑक्सो एसिड्स में कितने भी ऑक्सो एसिड ले लो, पूरे P ब्लॉक में बॉन्ड लेंथ का कोई यूज नहीं है। ऑक्सो एसिड की एसिड स्ट्रेंथ कंपैरिजन में बॉन्ड लेंथ का यूज नहीं है। बॉन्ड लेंथ तो लगभग इक्वल ही होंगी नियरली। फिर कैसे डिसाइड करें कौन स्ट्रॉन्गर? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज होगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, या ये कहें जिसका -I इफेक्ट ज्यादा, उससे आपको आसानी से H+ मिल जाएंगे। तो HOF स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, HOF। और हाइड्रा एसिड में HF क्या है? वीकेस्ट एसिड। ठीक है। तो अगर हेलोजन डिफरेंट है तो ध्यान देना, आपको जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा ऑक्सो एसिड में उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड। अगर हेलोजन कॉमन रखें, एसिड बदल दें, जैसे HOCl, HClO2, HClO3, HClO4। अब इसमें हेलोजन सेम है, नेम लिखना चाहे तो लिख लें। ये हाइपोक्लोरस, ये क्लोरस एसिड, ये क्लोरिक एसिड, और ये है परक्लोरिक एसिड। अब यहां पे सेंट्रल एलिमेंट सेम है, क्लोरीन। HClO2 स्ट्रक्चर ये है, 2 लॉन पेयर होंगे। HClO3 ये है, 1 लॉन पेयर होगा। हैं सब मोनोबेसिक। HClO4 all are monobasic। इन चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन? तो इसमें जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो ये है कि अगर इन सब से H+ हटा दिया जाए तो ऑक्सो एनायन बचेगा, H+ हटा दो,
बताओ कौन सा एनायन मोस्ट स्टेबल होगा? तो ये परक्लोरेट आयन, क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, सब में इक्विवेलेंट, पर इसमें ज्यादा डिस्पर्स्ड है। इसमें नेगेटिव चार्ज 4 ऑक्सीजन पर डिस्पर्स होगा। केवल एक ही है जहां डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, वो है HOCl में, यहां डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। तो इन सब में नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है, और सबसे ज्यादा डीलोकलाइज्ड किस में होगा? परक्लोरेट आयन में। इसलिए HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट है। सेम बात है, H2SO4 स्ट्रॉन्गर है किससे? H2SO3 से। HNO3 स्ट्रॉन्गर है HNO2 से। H3PO4 स्ट्रॉन्गर है H3PO3 से। सबका सेम रीजन है। प्रोटॉन रिमूव कर दो, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देख लो, ठीक है। और अगर मैं ऐसे ले लूं कि इक्विवेलेंट फॉर्म बराबर है, फिर क्या होगा? जैसे HClO4 बनता है, HBrO4 बनता है, HiO4 बनता है। फ्लोरीन नहीं होता, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के पर एसिड बन जाएंगे। अब अगर इनमें प्रोटॉन हटाएं तो इक्विवेलेंट फॉर्म तो सब में बराबर होंगे। कैसे कंपेयर करें अब? तो अब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ऑक्सो एसिड है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा इनमें? HClO4। बट इन सब में हेलोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है, ऑल ऑक्सो एसिड में। सीधे सीधे लिख सकते हैं, ऑक्सो एनायन हो या ऑक्सो एसिड हो, इन सब में हेलोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है? sp3। ठीक है। फर्दर अगर आपसे पूछें कि बताओ इन 4 ऑक्सो एसिड में किसका डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो सकता, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, HClO4 का। ये आपको रिडॉक्स चैप्टर में सॉल्ट प्रॉब्लम मिल जाएगी, देख लेना, रिडॉक्स में सॉल्ट प्रॉब्लम दे रखी है कि किसका डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो सकता। तो ऑक्सो एसिड के बॉन्डिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्टेड है, यही आते रहते हैं। नेक्स्ट लिखो, नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इसको क्या नाम दिया गया? 0 ग्रुप। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18th ग्रुप। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का 18th ग्रुप। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 0 ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि मेंडलीव को इसका पता ही नहीं था, उनके लिए तो ये 0 ग्रुप है।
मेंडलीव के टाइम तक इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। पर मेंडलीव ने प्रेडिक्शन जरूर कर दी थी कि ऐसा कुछ होगा फ्यूचर में। तो मेंडलीव के लिए ग्रुप क्या बन गया? 0 ग्रुप। इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं इन एलिमेंट्स को? क्योंकि ये आसानी से रिएक्ट नहीं करते। ये आसानी से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इनर्ट गैसेस। अब इनर्ट गैसेस कहा तो इनकी बेइज्जती हो गई। किसी को इनर्ट कह दो बुरा लगता है, तो फिर दूसरा नाम आया, भाई इज्जत दो। क्या नाम दे दिया? नोबल गैसेस। अगर कोई किसी से लड़ाई नहीं करता तो उसको 2 नाम दे सकते हैं। अगर बेइज्जती करनी है तो आप कह दो डरपोक है, और तारीफ करनी है तो आपको बहुत सीधा सज्जन है वही व्यक्ति। यही हाल है इनर्ट गैसेस का, कि बेइज्जती करनी हो तो इनर्ट गैस कहो, इज्जत करनी है तो नोबल गैस कहो। ये आसानी से रिएक्ट नहीं करते। इनमें Rn रेडियो एक्टिव है, रेडॉन रेडियो एक्टिव है। ये रेडॉन रेडियम के डिसइंटीग्रेशन से बनता है। हीलियम या अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं। आपको फिजिक्स में डिसइंटीग्रेशन सीरीज पढ़ाई जाएंगी, उनमें आएगा ये। न्यूक्लियर फिजिक्स एक पूरा चैप्टर होगा, वहाँ मिलेगा। तो रेडियम के डिसइंटीग्रेशन से रेडॉन आपको मिलता है। बट इनमें से कौन सी इनर्ट गैस है जिसकी सबसे पहले डिस्कवरी हुई? सबसे पहले आर्गन की डिस्कवरी हुई थी। आर्गन की डिस्कवरी की थी रामसे ने। ये इंडियन नेम भी है, फॉरेन नेम भी है। आपने नाम सुना होगा तुलसी राम से, श्याम राम से, सुना है नाम? नहीं सुना। जितनी भी हॉरर फिल्में बनती थी, भूतों की फिल्में 2000 तक स्पेशल भूत दिखाया जाता था उनमें, कभी देखना पुरानी भूतों की फिल्में। उन सब के डायरेक्टर यही हुआ करते थे, 2 भाई, तुलसी राम से एंड श्याम राम से। उनका यही सरनेम था। तो इन्होंने डिस्कवरी की थी आर्गन की। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट इनर्ट गैस। बट इनमें से किस इनर्ट गैस का सबसे पहले कंपाउंड बनाया गया? तो ये रिएक्टिव तो है नहीं, आसानी से कंपाउंड नहीं बनाते। जीनॉन पहला एलिमेंट है जिसका कंपाउंड सबसे पहले बना। और उसका कैसे पता लगा कि जीनॉन रिएक्ट कर सकता है? हुआ ये कि O2 रिएक्ट कर गया PTF6 के साथ। ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। O2 PTF6 से रिएक्ट कर गया, O2 ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, PTF6 ने गेन किया, और ये आयनिक सॉलिड मिल गया। आयनिक सॉलिड मिल गया। O2 के पास आपको मालूम है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मॉलिक्यूलर बात हो रही है, एटॉमिक ऑक्सीजन नहीं। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को आयनाइज करना डिफिकल्ट काम है। बट PTF6 इतना स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है कि उसने O2 से इलेक्ट्रॉन खींच लिए। और फिर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बेसिस पे कि O2 की आयनाइजेशन एनर्जी और जीनॉन की आयनाइजेशन एनर्जी नियरली सेम है, तो फिर ये सोच के जीनॉन को भी इससे रिएक्ट कराया गया। तो जीनॉन ने भी सिमिलर कंपाउंड बना दिया। तो ये पहला कंपाउंड है इनर्ट गैस का
XCPTF6, first compound of inert gas. इसको बनाया था बार्टलेट ने। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में डिस्कवर हुआ उसका नाम पड़ा क्रिप्टॉन। आपने नाम सुना होगा, आजकल न्यूज़पेपर में चल रहा है क्रिप्टो करेंसी, सुना है? क्रिप्टो करेंसी वो करेंसी जो दिखाई नहीं पड़ती, तो वर्ड यहीं से आया। क्रिप्टो का मतलब ही होता है हिडन। तो क्रिप्टॉन की डिस्कवरी बिल्कुल लास्ट में हुई, मतलब एंड तक ये हिडन ही रहा, इसलिए नाम क्या रख दिया इसका? क्रिप्टॉन, हिडन गैस। क्रिप्टॉन की मीनिंग है हिडन गैस। तो ये लास्ट में डिस्कवर हुई। फिर ये ट्राई किया गया कि जीनोन कंपाउंड बना रहा है तो जीनोन के कंपाउंड बनाते हैं, तो यही आपके सिलेबस में भी है। बट पहले कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख लो, फिर जीनोन के कंपाउंड की बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनके यूजेस की बात करें। यूजेस पे क्वेश्चंस आते हैं, बाकी कंपाउंड तो केवल जीनोन के हैं। इन सारी गैसेस में हीलियम एक्सेप्शनल गैस है, ये ध्यान रखें। हीलियम एक्सेप्शनल गैस है। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना? 4.2 केल्विन। हीलियम के लिए गामा की वैल्यू क्या होगी? Cp/Cv। जल्दी जल्दी लिखो। सारे मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए गामा क्या होता है? 1.66। मोनो एटॉमिक गैस है, बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन। हीलियम की बात हो रही है। फर्दर हीलियम के लिए अगर आप इसको एक्सपेंड करें एडियाबैटिकली, जूल थॉमसन इफेक्ट, बताएं हीटिंग होगी या कूलिंग होगी? तो आंसर है हीटिंग होगी। मोस्ट गैसेस क्या, ऑलमोस्ट गैसेस को अगर आप एक्सपेंड करें तो कूलिंग होती है। बट हाइड्रोजन एंड हीलियम दो एक्सेप्शनल गैसेस हैं जो एक्सपेंड होने पे हीट अप हो जाती हैं। इसकी एक कंडीशन हमने सेट की थी, इन्वर्जन टेम्परेचर। अगर गैस को एक्सपेंड कराया जाए एट अ टेम्परेचर लोअर देन इन्वर्जन टेम्परेचर, गैस को एक्सपेंड कराएं एट अ टेम्परेचर लोअर देन इट्स इन्वर्जन, तब तो कूलिंग होगी। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है। इन सारी गैसेस को एक्सपेंड कराएं, इनके इन्वर्जन टेम्परेचर हाई होते हैं। रूम टेम्परेचर एक कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। एक्सपेंशन रूम टेम्परेचर पे कराएं तो कूलिंग होगी। फिनोमेना का नाम है जूल थॉमसन इफेक्ट। बट हाइड्रोजन और हीलियम गैस अगर फिल कर दें, रूम टेम्परेचर पे ही एक्सपेंड कराएं तो वो हीट अप हो जाती है।
फॉर्मूला बता सकते हो इन्वर्जन टेम्परेचर का क्या होता है? अब देखो आप लोगों को फॉर्मूला तक टफ बन गया। इन्वर्जन टेम्परेचर और बॉइल्ड टेम्परेचर में क्या रेशियो होता है? बॉइल्ड टेम्परेचर होता है A/RB, इन्वर्जन टेम्परेचर होता है 2A/RB। 3 टेम्परेचर वर्ड अक्सर यूज होते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर, बॉइल्ड टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। तीनों में A/RB तो आता ही है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? 8A/27 RB। बॉइल्ड टेम्परेचर A/RB, इन्वर्जन टेम्परेचर 2A/RB। हाइड्रोजन और हीलियम का इन्वर्जन टेम्परेचर लो होता है, रूम टेम्परेचर से भी कम होता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की ग्राफ देखेंगे तो आपको हाइड्रोजन हीलियम एक्सेप्शनल दिखाई पड़ेगा। वो ये है कि अगर 273 केल्विन पे कंप्रेस करें हीलियम गैस को, कितने केल्विन पे? 273, तो इसमें नेगेटिव डेविएशन नहीं आता। कौन सा डेविएशन आता है? पॉजिटिव। केवल हीलियम में, ध्यान रखना, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एक्सेप्शनल गैसेस नहीं है। नेक्स्ट है हीलियम गैस को स्क्यूबा डाइवर्स के सिलेंडर में ऐड कर देते हैं। क्यों? जो डेप्थ में जाते हैं वाटर में, उनके सिलेंडर में हीलियम गैस ऐड कर देते हैं, क्योंकि हीलियम गैस की वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है इवन एट हाई पी। तो हमारी बॉडी के ब्लड में भी कम सॉल्युबल होगी हीलियम एट हाई पी। तो आप डेप्थ में जाते हैं तो भी हीलियम कम डिजॉल्व होगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन के बारे में इनके यूजेस आते हैं। आप एनसीईआरटी में देखें, जल्दी जल्दी इनको लिखें, अपने आप याद करें। ये यूजेस में ही क्वेश्चंस आने मेनली, इसके लिख लें जल्दी जल्दी, इसको पढ़ के नोटबुक में लिखो। यूजेस बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, पढ़ो यूजेज, आप जल्दी करो। हीलियम नॉन इन्फ्लेमेबल है, ऑब्वियस सी बात है, O2 से तो रिएक्शन ही नहीं होनी। बैलून्स में फिल करते हैं फॉर मीटियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस। गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में लिक्विड हीलियम 4.2 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट लिखा है ब्रैकेट में। फाइंड्स यूज एज क्रायोजेनिक एजेंट फॉर कैरिंग आउट रिएक्शंस एट लो टेम्परेचर, क्योंकि हीलियम तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो ये मीडियम का काम करेगा। It is used to produce and sustain powerful superconducting magnets, which form an essential part of the modern NMR, nuclear magnetic resonance, NMR, nuclear magnetic resonance। MRI तो सारे जानते ही हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो MRI और NMR ये सब आपके ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है सारा, जस्ट अभी तो नेम जानना है, काफ़ी है।
इट इज यूज्ड एज डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट मतलब जो अभी मैंने आपको बताया था, ये लिखा डाइविंग एपरेटस। डाइविंग एपरेटस मतलब जब आप डेप्थ में जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, उसमें इसको ऐड कर देते हैं हीलियम को। ये लैंग्वेज ऐसी लिखी है, थोड़ा सोचना पड़ता है क्या कह रहे हैं। इट इज यूज्ड एज डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न डाइविंग एपरेटस, मतलब उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में इसको ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि बॉटम पे जाएंगे तो पी बढ़ेगा, डेप्थ में जाएंगे तो ब्लड में ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाएगी जो रिक्वायर्ड नहीं है। तो हीलियम मिक्स कर देते हैं क्योंकि हीलियम लो सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल है इवन एट हाई पी। नियॉन का यूज करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, फ्लोरेसेंट बल्ब में, एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले में, ये सब लिखा हुआ है। आर्गन का यूज करते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करने में। तो ये तो याद करना है आपको, इनके लिए तो कोई और तरीका है ही नहीं। यूजेस तो आपको याद करने हैं, आप एक दो बार पढ़ें, लिख लिखें, बार बार लिखें, याद हो जाएगा। नाउ राइट डाउन जीनॉन एंड इट्स कंपाउंड्स। लिखो कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन, बहुत आसान है। जीनॉन की डायरेक्ट रिएक्शन केवल फ्लोरीन से होती है। लिखो जल्दी, डायरेक्ट रिएक्शन फ्लोरीन से होती है और 3 कंपाउंड बनते हैं, XeF2, XeF4, XeF6, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट एंड कंडीशंस ऑफ P एंड T। XeF2, XeF4 एंड XeF6 बनेंगे किस बेसिस पे? देयर अमाउंट्स, जीनॉन और फ्लोरीन के अमाउंट्स एंड P एंड T। अमाउंट बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं, इस पे ध्यान देना। जीनॉन और फ्लोरीन अगर आप लेते हैं इनको 2:1 रेशियो में, तब आपको मिलेगा XeF2। अगर 1:5 रेशियो में लेते हैं तो XeF4 मेजर प्रोडक्ट है, एंड 1:20 रेशियो में लेते हैं तो XeF6 बनता है। तो जीनॉन और फ्लोरीन को किस रेशियो में आप ले रहे हैं, और P एंड T भी इनके लिए अलग अलग है सबके लिए, वो याद नहीं करने आपको। अमाउंट क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ये आपको रेशियो याद रखना है। तो बेस्ड ऑन P and T and their ratio we get XeF2, XeF4 and XeF6। XeF8 क्यों नहीं बनता? जीनॉन का कॉन्फ़िगरेशन तो ये है, जीनॉन का कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2NP6, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। XeF6 क्यों नहीं बन जाता? XeF8। तो जीनॉन के अबाउट 8 फ्लोरीन एकोमोडेट नहीं होती। जीनॉन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 8 होती है, जीनॉन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 8 होती है, ऑक्सीजन में अचीव होती है। इनडायरेक्टली बनाया जाता है, डायरेक्ट रिएक्शन से नहीं बनता, बट जीनॉन 8 ऑक्सीडेशन 8 कोवेलेंसी अचीव कर लेता है, नॉट इन फ्लोराइड बट इन ऑक्साइड। क्योंकि 8 कोवेलेंसी के लिए 4 ऑक्सीजन सफिशिएंट है। ये तीनों XeF4, XeF6 एंड XeF2 तीनों वोलेटाइल सॉलिड हैं, सबलाइम करते हैं। तीनों सब्लिमेबल हैं। इनके स्ट्रक्चर्स बनाओ तीनों के।
जल्दी करो, बॉन्डिंग तो आप करें अपने आप, कोशिश करें बार बार। तो XCF2 कैसा होगा? लीनियर। इसमें दोनों XCF बॉन्ड बराबर होंगे, 3 लॉन पेयर बचेंगे इक्वेटोरियल प्लेन में, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो दोनों बॉन्ड सेम लेंथ के। XCF4 कैसा? स्क्वायर प्लेनर। XCF4 स्क्वायर प्लेनर, 2 लॉन पेयर बचेंगे, जीनोन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d2। इसमें भी चारों बॉन्ड सेम लेंथ के होंगे। व्हाट अबाउट XCF6? XCF6 होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड। ये 6 फ्लोरीन तो आ गई सराउंडिंग में, ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रन हो गया, बट डिस्टॉर्शन होता है एक लॉन पेयर की वजह से। लॉन पेयर इस स्क्वायर बेस के स्लाइटली नीचे की ओर होता है एंगल पे, जिसके चलते सब में डिस्टॉर्शन आता है। जीनोन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है sp3d3। तो XCF2 में दोनों बॉन्ड सेम लेंथ के, XCF4 में चारों बॉन्ड सेम लेंथ के, बट XCF6 में सेम लेंथ के नहीं होते। XCF6 रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है, इट इज डिस्टॉर्टेड। बट इसके ऑक्सीजन के साथ भी कंपाउंड बनते हैं, इनके भी स्ट्रक्चर बनाओ आप। XCO4 तो बना लिया, XCO3 भी बनता है, XCO2F2 भी बनता है। बनाओ इनके स्ट्रक्चर्स। XCOF4 भी बनता है, तो XCO3 तो कोई भी बना लेगा। एक लॉन पेयर है, 3 डबल बॉन्ड बनाना है। जीनोन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 पिरामिडल है ये। XCO2F2 में 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन ये है कि फ्लोरीन को इक्वेटोरियल रखें या एक्सियल। तो फ्लोरीन को एक्सियल रखें। हमें क्या करना है? लॉन पेयर से रिपल्शन मिनिमाइज करना है। तो डबल बॉन्ड का मिनिमाइज करना चाहिए या सिंगल बॉन्ड का? लॉन पेयर से रिपल्शन मिनिमाइज करना है किसका? आंसर है डबल बॉन्ड का। पहले मिनिमाइज करेंगे क्योंकि इसमें 2-2 बॉन्ड पेयर है। सिंगल बॉन्ड में तो एक ही बॉन्ड पेयर होगा। तो 2 बॉन्ड पेयर को लॉन पेयर से फारदेस्ट रखो। तो ऑक्सीजन को इक्वेटोरियल प्लेन में लाएंगे। XCOF4 अब आप बना सकते हैं, इस पॉइंट को दिमाग में रखें। तो XCOF4 में एक लॉन पेयर होगा, एक लॉन पेयर होगा। तो पॉइंट ये है कि लॉन पेयर और डबल बॉन्ड मैक्सिमम एंगल पे जाएं, फिर चारों फ्लोरीन आप ले लें। तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल।
ध्यान रखना, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होता। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होता, क्योंकि सारे 6 बॉन्ड बिल्कुल लाइक होते हैं। 6 डायरेक्शंस जो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लाइक होती हैं। तो या तो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड या ऑक्सीफ्लोराइड बनते हैं इनके, ऑक्सीफ्लोराइड। अब आप चाहें तो लोअर हैलाइड से हायर हैलाइड बना सकते हैं, जैसे XeF2 की रिएक्शन कराएं O2F2 से, ये XeF4 में कन्वर्ट हो जाएगा। XeF4 में डाल दें और O2F2, ये XeF6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि O2F2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होते हैं, नेसेंट फ्लोरीन के सोर्सेस हैं। नेसेंट फ्लोरीन, क्या टाइम हो गया? तो थोड़ा सा ही है, 4-5 रिएक्शन है इसमें, लिखो जल्दी। तो XeF2 O2F2 से रिएक्ट करता है, ठीक है। नाउ रिएक्शंस देखें। सबसे पहले XeF2 की बात करें तो XeF2 नेसेंट फ्लोरीन का सोर्स है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है ये। अब ऑक्सीडेंट में ऑक्सी वर्ड तो आता ही है, पर रियलिटी में फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। जो भी नेसेंट फ्लोरीन दे, नेसेंट क्लोरीन दे, नेसेंट ऑक्सीजन दे, वो सब क्या है? ऑक्सीडेंट, जीनोन, सॉरी। ऐसा क्यों होना है? ये रिएक्शन इस तरह से अपने आप क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि जीनोन फ्री फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है। जीनोन फ्री फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है। अगर आपसे कहें कि इनमें से लीस्ट लाइकली कौन सी रिएक्शन है, ये मैंने 3 केस लिख दिए, इनमें से लीस्ट लाइकली रिएक्शन कौन से, जिसके सबसे कम होने के चांसेस हैं, या सबसे मुश्किल से नेसेंट एफ कौन देगा? तो आंसर है XeF6। क्यों? जीनोन की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर कौन सी? +2, +4 या +6? तो जीनोन +6 में सबसे ज्यादा स्टेबल। रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अब आप देखें, बिल्कुल आसान है। वाटर के साथ रिएक्शन लिखें। जरा सोचिए अपने आप की XeF2 ने तो नेसेंट फ्लोरीन को दे देना है। नेसेंट फ्लोरीन की रिएक्शन वाटर के साथ हो। आप याद करो, आपने लिखा था कि मॉलिक्यूलर फ्लोरीन वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो ये तो एटॉमिक फ्लोरीन है। वाटर तो और आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कौन सी गैस लिबरेट होगी? O2। इन दोनों को ऐड करके नेट रिएक्शन बना लो। अगर आपसे कहें कि XeF2 की रिएक्शन करा दी मैंने H2S के साथ, बताओ क्या होगा? आप बता सकते हैं, कुछ बड़ा काम नहीं है। एलिमेंटल सल्फर मिलेगी। ठीक है। लाइकवाइज XeF4 ये +4 ऑक्सीडेशन नंबर में है। अगर इसमें वाटर डाल दें तो डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। ये जीनोन में भी आता है और जीनोन ट्राईऑक्साइड भी बनता है नेसेंट फ्लोरीन के साथ साथ। ये 2 प्रोडक्ट इसके बनते हैं, तो HF भी बनेगा, O2 भी बनेगा। तो XeF4 का डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। और XeF6 नॉन रिडॉक्स रिएक्शन करता है। क्यों? क्योंकि जीनोन स्टेबल है किस ऑक्सीडेशन नंबर में? तो ये नॉन रिडॉक्स करता है।
तो ये वाटर के साथ केस आता है बार बार। अब डिपेंड करता है वाटर आप कितना ले रहे हैं। 1 मोल लेंगे तो XeO4 बनेगा, 2 मोल लेंगे तो क्या बनेगा, XeO2F2, और 3 मोल वाटर लेंगे तो क्या बनेगा, XeO3 बन जाएगा। तो इन रिएक्शन से एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्साइड और फ्लोराइड में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होते हैं। 2 रीजन है ऑक्साइड के मोर स्टेबल होने के। एक तो डबल बॉन्ड बनना है ऑक्सीजन के साथ, और दूसरा सराउंडिंग में कम ऑक्सीजन चाहिए, 6 फ्लोरीन की जगह 3 ऑक्सीजन आएंगे। तो एक तो रिएक्शन इनकी वाटर के साथ फ्रीक्वेंटली आनी है। और एक और केस है, बस इसके बाद फ्री करता हूँ आपको, वो ये है कि ये फ्लोराइड ले भी सकता है और फ्लोराइड दे भी सकता है। ये फ्लोराइड गेन भी करते हैं और फ्लोराइड का लॉस भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। अगर फ्लोराइड का लॉस किया तो XeF5 बनेगा, और अगर फ्लोराइड का गेन कर लिया तो क्या बन जाएगा बताओ, XeF7 माइनस। यही बात XeF4 में भी है, यही बात XeF2 में भी है। ये फ्लोराइड गेन भी करते हैं और फ्लोराइड का लॉस भी करते हैं। डिपेंड करता है रिएक्शन किससे कराई गई, आप अपने आप बता देंगे। अब मैं 2 केस आपको दे रहा हूं। जैसे सीजियम फ्लोराइड की रिएक्शन मैं कराऊं XeF4 से, बताओ क्या बनेगा, सीजियम सॉरी। और दूसरा केस से जैसे SbF5 की रिएक्शन कराऊं, अब आप अपने आप प्रेडिक्ट करें। ये आयनिक कंपाउंड है, ये क्या देगा आपको, फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन फिर ये गेन कर लेगा, क्या बन जाएगा, सीजियम प्लस आयन XeF5 माइनस। ठीक है, पर सेकंड केस में क्या होगा बताओ, ये है स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, SbF5 कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है। सुपर एसिड में आपने इसको बनाया होगा, यूज किया होगा साथ में। ये फ्लोराइड गेन करेगा तो XeF3 प्लस बन जाएगा और SbF6 निगेटिव बनेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने फ्लोराइड डोनर ऐड किया या फ्लोराइड एक्सेप्टर ऐड किया, क्योंकि ये तो दोनों का काम करेगा। तो फ्लोराइड डोनर कौन होंगे, आयनिक कंपाउंड। फ्लोराइड एक्सेप्टर कौन होगा, लुईस एसिड। SbF5 की जगह अगर मैं BF3 लिख दूं और यहां पे लिख दूं XeF6, बताओ क्या बनेगा, आप कर लोगे इसको, कुछ नहीं है, क्या बनेगा, XeF5 प्लस एंड BF4 नेगेटिव।